जमीन पर सबसे बड़ा ओशन 16 करोड़ 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसका नाम पैसिफिक ओशियन है। ये ओशन जमीन के 30% हिस्से पर फैला हुआ है। जमीन के 70% से ज्यादा हिस्से पर सिर्फ पानी मौजूद है और जमीन के समुद्र में 133 करोड़ 50 लाख क्यूबिक किलोमीटर से ज्यादा पानी मौजूद है। लेकिन क्या आप इस बात का यकीन करोगे कि साइंसदानों ने एक ऐसा ओशन फाइंड किया है जिसमें जमीन के समुद्र से 3 गुना ज्यादा पानी हो सकता है। ये समुद्र किसी दूसरे सियारे पर नहीं है बल्कि हमारी जमीन के अंदर मौजूद है। आखिर साइंसदानों को इस समुद्र के बारे में कैसे पता चला? कई लोग सोचते हैं कि जो समुद्र हमें जमीन पर नजर आता है वो इतना ज्यादा गहरा है कि उसकी गहराई जमीन की कोर तक जाती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जमीन पर मौजूद ओशन का सबसे डीप पॉइंट चैलेंजर डीप है, जो पैसिफिक ओशन में मौजूद है। इसकी गहराई 10,935 मीटर है, जबकि बाकी ओशन की गहराई सिर्फ 3,600 मीटर है। अगर हम इन ओशंस को जमीन की लेयर के लिहाज से देखें तो ये ओशन सिर्फ जमीन की क्रस्ट तक ही फैले हुए हैं, उससे नीचे नहीं जा सकते और क्रस्ट जमीन का सिर्फ 1% हिस्सा है। हाल ही में साइंसदानों ने जमीन की अंदरूनी लेयर्स में सरफेस की निस्बत 3 गुना ज्यादा बड़ा ओशन फाइंड किया है। साइंस के मुताबिक ये ओशन अपर और लोअर मेंटल लेयर के आसपास मौजूद होगा, यानी जमीन की सरफेस से 2000 किलोमीटर नीचे। लेकिन यहाँ ये सवाल आता है कि साइंस को इतनी गहराई में ये कैसे मिला? हाल ही में साइंसदानों को अफ्रीका के एक मुल्क बोट्सवाना में एक डायमंड मिला था, जिसके बारे में ये ख्याल किया गया कि ये डायमंड वोल्केनिक एरप्शन की वजह से जमीन की सतह पर आया है, लेकिन इससे पहले ये जमीन से 660 किलोमीटर नीचे था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें ये कैसे पता चला कि ये डायमंड 660 किलोमीटर नीचे था। ये बात जर्मनी के एक इंस्टीट्यूट फॉर जियो साइंस के साइंसदानों ने इस डायमंड को रोमन इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से एनालाइज करके पता लगाई थी कि ये 660 किलोमीटर की गहराई से आया है। ये बात आप जान लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम मॉलिक्यूल्स के फिंगरप्रिंट्स के जरिए उसके बारे में सब कुछ जान पाते हैं कि वो कैसे बना और वह जमीन की कितनी गहराई में मौजूद है। बोट्सवाना में मिलने वाले डायमंड में साइंसदानों को रिंग वॉटी और वेट्सलाइटी के नाम से 2 मिनरल मिले। इन दोनों में एक खासियत है कि ये दोनों मिनरल अपने अंदर पानी की काफी ज्यादा मिकदार को जज़ब कर लेते हैं। साइंसदानों को उस मिलने वाले डायमंड में पानी मिला और ये पानी उसी समुद्र का है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर जमीन की गहराई में इतना बड़ा समुद्र कैसे बना? जमीन की सरफेस बहुत ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है। ये प्लेट एक दूसरे को स्लाइड करती रहती हैं, जिससे नई प्लेट बनती रहती हैं। इस प्रोसेस को सबडक्शन कहा जाता है और ये प्रोसेस ओशन की सरफेस में सबसे ज्यादा मिलता है। ये सबडक्शन वोल्केनिक एरप्शन की वजह से बनती है और जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो इसके दौरान कुछ डेंट्स बन जाते हैं, जिनकी वजह से समुद्र का पानी जमीन के नीचे जाना शुरू हो जाता है और ये पानी कई अरब सालों से नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से जमीन के नीचे इतना बड़ा समुद्र बन गया। इससे हमें एक और बात पता चलती है कि जमीन के हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसमें बारिश से लेकर इवेपोरेशन जैसे प्रोसेस शामिल हैं, वो सिर्फ जमीन की ऊपर वाली सतह तक नहीं रहते बल्कि इसका ताल्लुक जमीन की अंदरूनी लेयर से भी है। जिस ओशन को साइंसदानों ने जमीन की अंदरूनी लेयर्स में फाइंड किया है वो जमीन के ऊपर मौजूद समुद्र की तरह लिक्विड नहीं है, बल्कि वहाँ पर पानी पत्थरों के दरमियान क्रिस्टल की शक्ल में मौजूद है, यानी पानी जमा हुआ है। और ये पहली बार नहीं हुआ कि जमीन के अंदर ओशन की बात सामने आई है, बल्कि इससे पहले भी एक साइंसदान जोलस ने 19वीं सदी में सबसे पहले जमीन के अंदर ओशन के मौजूद होने का आइडिया दिया था और 21वीं सदी तक आते आते हमें इसके सबूत मिलना शुरू हो गए। अब सोचने वाली बात ये है कि ये ओशन असल में कितना बड़ा है और जमीन के किन किन एरियाज में फैला हुआ है। इन सारी बातों के बारे में हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन ये बात हकीकत है कि ये ओशन असल में मौजूद है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि क्या हम इसके पानी को जमीन के अंदर से निकाल कर सतह पर ला सकते हैं? तो दोस्तों, ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले इस ओशन तक जाना होगा। लेकिन अभी के लिए फर्ज कर लेते हैं
कि ये जमीन के नीचे 600 किलोमीटर की गहराई से शुरू होता होगा, तो क्या हम इतनी गहराई तक जा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। 1970 में सोवियत साइंसदानों ने रशिया और नॉर्वे के बॉर्डर के करीब एक सुपर डीप बोर होल को ड्रिल करना शुरू किया। 1989 तक वो 12,262 मीटर की गहराई में पहुंच गए। ये इंसानी तारीख में किया गया सबसे गहरा बोर होल था और हमारे पास अभी जो भी टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से हम इससे ज्यादा नीचे तक नहीं जा सकते। यानी फिलहाल उस पानी को जमीन पर लाने के लिए हमारे पास कोई भी अच्छा तरीका मौजूद नहीं है। लेकिन हकीकत में जमीन के अंदर पानी का बहुत बड़ा समुद्र मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं, हम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर रहते हैं, लेकिन साइंटिस्ट को आज तक ये नहीं पता चल सका कि हमारी गैलेक्सी कैसी दिखाई देती है और इसके अंदर कितने स्टार्स हैं। ये सेम ऐसे है कि आप अपने घर की विंडो से सामने वाले घर को तो देख सकते हैं, लेकिन उस विंडो से अपना घर देखना बहुत मुश्किल होता है। साइंटिस्ट ने 20 सालों तक हमारी गैलेक्सी की शेप जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनकी आंखों के सामने खला में मौजूद गैस और डस्ट के बादल आ जाते हैं जिनके पार नहीं देखा जा सकता। ये सेम ऐसे है कि आप अपने घर के एक कमरे में बैठकर पूरे घर का नक्शा समझना चाह रहे हैं, लेकिन सामने की दीवार की वजह से हम बाकी कमरे और दीवारों को नहीं देख पाते और ये बादल हला में हमारे लिए दीवार है जिनके पार चीजों को देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा ये पता लगाना कि कोई स्टार हमसे कितनी दूर है ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। मिल्की वे गैलेक्सी का 3D मैप बनाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जो स्टार हमें नजर आ रहा है क्या वो सच में छोटा, कम रोशन और हमारे करीब है, या फिर असल में वो बहुत बड़ा और रोशन है लेकिन दूर होने की वजह से वो हमें छोटा दिखाई दे रहा है। खला में इस डिफरेंस को जानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो सवाल आता है कि उनकी दूरी का कैसे पता चलता है। जवाब है पैरालैक्स। मिसाल के तौर पर अपनी उंगली चेहरे के सामने रखें, फिर आंख बंद करो और देखो, फिर दूसरी आंख बंद करो और देखो। आपको बैकग्राउंड की बजाय अपनी उंगली मूव होती हुई दिखाई देगी, यानी जो चीज ज्यादा करीब होगी वो ज्यादा मूव करेगी, उसका पैरालैक्स ज्यादा होगा, और जो चीज दूर होगी वो मूव नहीं करेगी, उसका पैरालैक्स कम होगा और उसका डिस्टेंस निकालना मुश्किल हो जाता है। आपकी उंगली करीब थी तो वो ज्यादा मूव कर रही थी, लेकिन दूर मौजूद दरख्त मूव नहीं कर रहे थे। यही रूल गाया टेलीस्कोप स्टार्स के लिए इस्तेमाल करता है ताकि पता चल सके स्टार्स जमीन से कितनी दूर हैं। जमीन पर तो हम अपनी आंखों से चीजों की दूरी का पता लगा लेते हैं, लेकिन खला में टेलीस्कोप के सामने हमें ऐसी चीज रखनी होगी जिसकी दोनों साइड्स को देखकर स्टार्स के डिस्टेंस का पता लगाया जा सके। इसके लिए साइंसदानों ने गाया टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। गाया टेलीस्कोप ने स्टार्स को एक बार नहीं देखा बल्कि 10 सालों तक बार बार देखा, और यहाँ सेंटर वाला पॉइंट सूरज को रखा गया। इसके गिर्द हमारी जमीन ऑर्बिट करती है। सूरज की दोनों साइड से खला को देखने के लिए हर 6 महीने साइंसदान जमीन की पोजीशन को बेस बना लेते हैं, यानी 6 माह साइंसदान एक साइड से देखेंगे और फिर 6 माह दूसरी साइड से। फिर दोनों साइड से खींची गई तस्वीरों को मैच करके ये देखा जाएगा कि कौन कौन से स्टार्स ज्यादा मूव कर रहे हैं और कौन से स्टार्स कम मूव कर रहे हैं। एनिमेशन में जो स्टार्स मूव हो रहे हैं असल में वो स्टार्स मूव नहीं हो रहे, बल्कि हमारी जमीन की मूवमेंट की वजह से हमें वो हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे हम स्टार्स के डिस्टेंस के बारे में जान पाते हैं। स्टार्स के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक और ट्रिक है, स्टार्स का प्रॉपर मोशन। अब हम जमीन की मूवमेंट को इग्नोर करके ये देखते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम और स्टार्स भी मूव कर रहे हैं। अब जमीन से निकलकर हमारी जो बेस है वो और ज्यादा बड़ी हो चुकी है। अब जो स्टार्स ज्यादा मूव करते हैं वो करीब हैं और जो स्टार्स कम मूव करते हैं वो दूर हैं। इस तरह गाया टेलीस्कोप ने मिल्की वे के 2 बिलियन स्टार्स का एक 3D मैप बना दिया, और ये काम 3 ट्रिलियन ऑब्जर्वेशंस के जरिए हुआ। साइंसदानों के मुताबिक हमारी गैलेक्सी में 100 अरब से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं, और ये 2 अरब स्टार्स 100 अरब स्टार्स का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन इतने स्टार्स को स्टडी करने से भी हम हमारी गैलेक्सी का एक डिटेल मैप बना पाए। इस टेलीस्कोप को 2013 में लॉन्च किया गया था और तब से ये हमारी गैलेक्सी का डेटा इकट्ठा कर रहा है। ESA इस डेटा को स्टडी करके साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए रिलीज करता है। अब तक 3 दफा डेटा को रिलीज किया जा चुका है।
पहला डेटा 2016 में रिलीज किया गया, दूसरा डेटा 2018 में और तीसरा डेटा 2020 और 22 में रिलीज किया गया। लेकिन अभी भी इसका बहुत सा डेटा ऐसा है जिसे स्टडी किया जा रहा है। हम हमारी गैलेक्सी के बाहर जाकर उसकी तस्वीर नहीं खींच सकते, लेकिन गाया के डेटा से साइंटिस्ट इसका एक एक्यूरेट मैप बनाने में कामयाब हो चुके हैं और इस मैप में साइंसदानों ने कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। इसके किनारों को देखें, ये थोड़े हिलते जुलते लग रहे हैं। इससे पता चलता है कि माजी में हमारी गैलेक्सी एक और गैलेक्सी से टकराई थी। जब 2018 में डेटा रिलीज किया गया तो उसमें नेदरलैंड के साइंसदानों ने 7 मिलियन स्टार्स को देखा। उनको इनमें से 30,000 स्टार्स अजीब तरीके से हरकत करते हुए दिखाई दिए। ज्यादातर स्टार्स, जिनमें हमारा स्टार भी शामिल है, एक ही डायरेक्शन में गैलेक्सी के गिर्द मूव करते हैं, लेकिन ये 30,000 स्टार्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। उनका कलर और रोशनी बाकी स्टार से मुख्तलिफ थी और ये स्टार किसी और गैलेक्सी के हैं जो हमारी गैलेक्सी से 8 से 11 बिलियन साल पहले टकराई थी। इसमें एक और छोटी ड्वार्फ गैलेक्सी भी शामिल थी। इन्हीं रेड स्टार्स को देखें, ये स्टार पहले अलग ग्रुप की तरह दिखाई दे रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी गैलेक्सी में फैल गए। इस गैलेक्सी की टक्कर की वजह से हमारी मिल्की वे के सेंटर में इतना मैटर जमा हो गया जिसे हम आसानी से नहीं देख सकते। डेटा से ये भी पता चला है कि इस गैलेक्सी के अलावा हमारी गैलेक्सी ने एक और गैलेक्सी को निगला है। कुछ टाइम के बाद डेटा में एक और गैलेक्सी की बाकियत को भी देखा गया। डेटा के मुताबिक हमारी गैलेक्सी ने तकरीबन 6 गैलेक्सीज को निगला है। इसके डेटा ने दुनिया को हैरान कर रखा है, जिससे अल्लाह की कुदरत के बारे में पता चलता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।